हाल कर दी है। काशी के घाट गंगा के पानी में डूब चुके हैं। बिहार के नवादा में स्टेडियम तालाब बन गया है। शिमला में मलबा हटाते वक्त हादसा होने से एक की मौत हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। घर, मकान, दुकान सब पानी पानी हो गया। वाराणसी में हर घंटे गंगा नदी का पानी बढ़ने लगा। सभी 84 घाट पानी में डूब गए। गंगा की सहायक वरुणा नदी का पानी बढ़ने से 12 वार्ड बाढ़ के पानी में डूब गए। बिहार के नवादा जिले का एकमात्र स्टेडियम तालाब बन गया। बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश के शिमला से बेहद डरावनी तस्वीर आई। मलबा साफ कर रही जेसीबी मशीन अचानक से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड के चमोली में तो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। हेलंग इलाके में बन रहे बांध के पास ये लैंडस्लाइड हुआ। इसमें 8 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश ने हर तरह लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियों का रौद्र रूप अब हाहाकार मचा रहा है। खतरे के निशान को पार कर चुकी दोनों नदियों के उफान से शहर के कई मोहल्ले पानी में डूब चुके हैं। गाड़ियों से गुलजार रहने वाली गलियों में अब सिर्फ पानी नजर आ रहा है। दर्जनों गांव खाली हो चुके हैं। हमीरपुर के मुख्यालय से सटे कई डेरे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ घर डूब चुके हैं, कई घर गिर भी चुके हैं। स्थिति देख सकते हैं घरों में किस तरीके से पानी घुस चुका है और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। कई लोग जो अभी हैं वो घरों में फंसे हुए हैं और अब किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। कहीं बाढ़ ने घर छीन लिए तो कहीं मलबे ने जिंदगी निगल ली। फिलहाल ये आफत की बारिश थमती नजर नहीं आ रही। क्या उत्तर क्या दक्षिण, हर तरफ बेहिसाब बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं, कहीं स्कूल टापू में बदल गए तो कहीं सड़क पानी में बह गई। मैदानी इलाके हों या फिर पहाड़ी इलाके, बाढ़ बारिश ने मुसीबत में इजाफा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। लगातार बारिश ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक तबाही की वो तस्वीर दिखाई कि जिसको देखकर हर कोई दंग है। फिर चाहे जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश और केरल, मॉनसून की इस मार से न पहाड़ बचा है न मैदान। कुदरत के इस रौद्र रूप के आगे हर कोई बौना नजर आया। इसके सामने लापरवाही मौत को दावत है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई तस्वीर इस बात की तस्दीक है कि पानी की रफ्तार के आगे हर कोई फेल है। तस्वीर मलाना घाटी की है, जहां हाइड्रो प्रोजेक्ट का कॉफर डैम टूटने से पानी का वो रूप दिखा जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। पानी की धार के आगे कोई न टिका, न डंपर, न कैंपर, न कार, यहाँ तक कि पैदल पुल भी इसकी धारा में बहता चला गया। भारत के दक्षिण में भी ऐसी ही तस्वीर दिखी। देखने में जितनी खूबसूरत, असल में उतनी ही खतरनाक। केरल में इडुक्की में बारिश से झरने लबालब हैं। नेदुंगकंडम का थुवल झरना इस वक्त खास आकर्षण का केंद्र है। मानसून में पर्यटक यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। झरने के ऊपर और नीचे से दिखने वाले नजारे दिल को सुकून दे रहे हैं। थुवल का मतलब होता है पंख की तरह गिरना। ये झरना पर्यटकों और इलाके के लोगों के लिए ठीक वैसी ही तस्वीर पेश कर रहा है। झरने के मनोरम नजारों को हर कोई दम भर कर देखना चाहता है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसके आसपास की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि झरने के पास कोई बैरिकेड नहीं है, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि लोगों से झरने के नजदीक न जाने की अपील की जा रही है। उधर हिमाचल के कांगड़ा के नूरपुर में बारिश से जब्बर खड्ड और चक्की दरिया समेत आसपास के नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने और आवाजाही के समय सतर्क रहने की अपील की है। बारिश की वजह से सड़कें बंद हो गई और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। मॉनसून में पहाड़ का दरकना लोगों में डर पैदा करता है। तस्वीर हिमाचल के मंडी से है, जहां बारिश के बाद पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर जमीन पर गिर गया। पत्थर का टुकड़ा अपने रास्ते में आने वाले कई घरों को नष्ट करता गया। गनीमत यह है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
ऐसी ही तस्वीर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में दिखी। अचानक आए तेज पानी और मलबे से लोगों में दहशत फैल गई। प्रशासन ने जिस्पा ग्रेव कैंप के पास बादल फटने के बाद केलांग दारचा सारचूल मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी। लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। मालेगांव ब्लास्ट केस में क्लीन चिट मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद का रंग हरा होता है। उन्होंने कहा हरे रंग के झंडे के नीचे आतंकवाद फैलाया जाता है। प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान का कांग्रेस समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने विरोध किया है। देखिए रिपोर्ट। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है और ये हरा रंग लेकर के मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। ये बयान मैं समझता हूँ कहीं न कहीं इस्लामोफोबिया से प्रेरित है। आतंकवाद एक बीमारी है और ये बीमारी हर जगह पाई जाती है। मालेगांव ब्लास्ट में बरी हुई बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के आतंकवाद पर दिए एक बयान से कोहराम मचा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद का रंग हरा होता है। उन्होंने कहा रंग के झंडे के नीचे आतंकवाद फैलाया जाता है। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं, तुम हिंदू हो हम मारते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कपड़े उतरवा करके लोगों की परीक्षण किया और हिंदू है इसलिए मारा, तो इसलिए मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। कांग्रेस को खुश करने के लिए ये सब किया गया और कांग्रेस इससे खुश होती है, आतंकवादियों के लिए रोती है और हिंदुओं को निश्चित रूप से प्रताड़ित करती है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के जुबानी तीर से सियासी हड़कंप मच गया। सियासी समर में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सबसे पहले मोर्चा संभाला कांग्रेस ने। पहलगाम में धर्म होता है, मालेगांव में नहीं होता है। पहलगाम में धर्म होता है, धर्म पूछ के ही मारते हैं, और जो है बम्बई ब्लास्ट में धर्म होता है, बाकी जगह धर्म नहीं होता है। जब अदालत ने कोई चीज कह दी है तो अदालत ने तो ये भी कह दिया है कि उनके जितने प्रताड़ना की उन्होंने जो बातें की हैं वो बातें जो है बेसलेस हैं, अदालत ने उनको स्वीकार नहीं किया। मालेगांव का जो आखिर फैसला माननीय कोर्ट का होता है और कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर के पक्ष में फैसला आया है, और वो जो बात कह रही हैं मुझे लगता है कि वो सही कह रही हैं। उन पर दबाव था, उनको टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म की वो एक अनुयायी हैं, उन्होंने किसी प्रकार का झूठ बोलने से मना किया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान आतंकवाद का धर्म भी होता है और रंग भी होता है वाले बयान पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी तीखा विरोध किया। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद और इस्लाम आतंकवाद और मुसलमान आतंकवाद की जो रट लगाने वाले लोग हैं वो मजहब को क्यों मोर्द इल्जाम ठहराते हैं? आतंकवाद एक बीमारी है और ये बीमारी हर जगह पाई जाती है। ये बयान मैं समझता हूँ कहीं न कहीं इस्लामोफोबिया से प्रेरित है। जिन लोगों ने ये पहलगाम में किया है उसकी हर मुसलमान ने निंदा की है, हर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने, हर मुस्लिम नेता ने, और बल्कि हम तो सरकार के साथ इस हद तक खड़े हो गए थे कि सरकार हमें कहे कि हम पाकिस्तान में जाके उन लोगों को खुद मारने को तैयार हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को बरी करने वाले फैसले में एनआईए की विशेष अदालत ने कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अब कोर्ट से बरी होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने आतंकवाद का रंग हरा होता है जैसे बयान देकर राजनीति में तूफान ला दिया है। उनके बयान का जमकर विरोध हो रहा है। कृषि कानूनों पर अरुण जेटली ने दी थी धमकी। राहुल गांधी का ये बयान विवादों में आ गया। दिवंगत जेटली के बेटे से लेकर बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के तथ्यों को ही बेबुनियाद बताया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के तथ्य के पक्ष में दावे पेश कर रहे हैं। And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me, and he said, you know, if you carry on down this path, we will have to act against you. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है
जिसने भारतीय सियासत के पारे को गर्म कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस से जुड़े वकीलों के कॉन्क्लेव में राहुल गांधी ने बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर ऐसा दावा किया कि देखते ही देखते उस पर विवाद मच गया। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया कि कृषि कानून के विरोध पर अरुण जेटली ने उन्हें कार्रवाई की धमकी दी थी। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. राहुल गांधी के दावे पर पहला पलटवार अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने किया और याद दिलाया कि कृषि कानून 2020 में लाए गए थे, जबकि अरुण जेटली का निधन 2019 में हो गया था। रोहन जेटली ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदार बताते हुए उन्हें नसीहत दी। 2019 के अगस्त में उनका देहांत हुआ, 2020 में फार्मर्स बिल आया, तो किसी भी सामाजिक तौर पे या जो प्रकृति का नियम है उसके तहत तो उनका मिलना मुश्किल था। सो बोलना कि भी मेरे से इस रूप में बात करी जिसमें मेरे को धमकाया गया, ये तो एक बड़ा ही गलत विषय है कि कभी पारिकर साहब ने मेरे को 5 साल पहले 7 साल पहले यही बोला, कभी अरुण जी ने ऐसे बोला। अब राहुल गांधी के दावे पर कांग्रेस पार्टी ही एक मत नहीं दिख रही है। पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए अरुण जेटली पर 10 जनपद आकर धमकाने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दावा किया कि राहुल गांधी का कृषि कानून से मतलब भूमि अधिग्रहण बिल था। विवाद बढ़ा तो सफाई देने कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को आना पड़ा। देखिए, राहुल गांधी झूठ कभी नहीं बोलते हैं, गलत कभी नहीं बोलते। उनकी बात हुई होगी, अरुण जेटली ने कहा होगा, हो सकता है कानून बाद में बना हो, लेकिन बातचीत हुई होगी और किसी तरीके से उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की होगी राहुल जी पर। वरना राहुल जी कभी भी इस तरह की बात जिसमें सच्चाई ना हो, चूँकि वो फेंकू तो है नहीं हमारे प्रधानमंत्री की तरह, तो ऐसी बात वो कर ही नहीं सकते। राहुल गांधी ने अरुण जेटली को निशाने पर लिया तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि धमकाने और डराने की राजनीति राहुल गांधी करते हैं। अरुण जेटली का कभी ऐसा स्वभाव ही नहीं रहा। अरुण जेटली जी अब नहीं है, स्वर्गवासी हैं, लेकिन वो धमकी देंगे ये तो सोचने लायक बात ही नहीं है। तो अरुण जेटली जो 1 साल पहले 2019 में गुजर गए, तो जो कैबिनेट ने किसानों का कानून 1 साल बाद लाया, तो राहुल गांधी को धमकी कहां से देंगे भाई? ये क्या मतलब है इसका? मैंने झूठ इतना राहुल गांधी बेशर्मी से बोलेंगे, वो भी एक प्रतिष्ठित भारत के पूर्व वित्त मंत्री जो अब स्वर्गवासी हो गए। यही नहीं, कांग्रेस नेताओं की तरफ से राहुल गांधी के दावे को भूमि अधिग्रहण विधेयक से जोड़ने के कांग्रेस नेताओं के दावे पर भी रोहन जेटली ने निशाना साधा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मानहानि के दावे उनके ऊपर काफ़ी चल रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे हैं हिंदुस्तान के। तो समय के साथ किसी कोर्ट से कहीं पे कोई आ गई जिसमें कि झूठ पकड़ा गया, तो फिर he'll have to eat his humble pie। राहुल गांधी का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में लगता नहीं है कि राहुल के इस बयान पर सियासत इतनी जल्दी थमेगी। अरुण जेटली पर राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का बयान तथ्यों पर ही आधारित नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वीरों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। बावजूद इसके तमाम विपक्षी नेता सरकार पर निशाना साधने के लिए सेना के शौर्य को सवालों के कटघरे में खड़े कर रहे हैं। एक बार फिर पाकिस्तान के बहाने विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार भले ही अभी तक ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर देश दुनिया में भारतीय सेना की गुणगान कर रही है, तो इधर विपक्ष के तमाम नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के सभी दावों को गलत बताते हैं, सवाल कर रहे हैं। पहले कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने सरकार के इस ऑपरेशन पर गंभीर सवाल खड़े किए।
तो अभी भी विपक्ष के कई नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी पार्टी के सांसद शशि थरूर और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में जब कांग्रेस के शशि थरूर की सिफारिश नहीं की तो उन्हें क्यों भेजा। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल की ओर से जिन 33 देशों का दौरा किया गया उनमें से किसी ने भी पाकिस्तान को हमले के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो किसी की जीत नहीं होती। भारत पाकिस्तान को नहीं हरा पाता। भारत ऐसी परिस्थिति में नहीं था जो पाकिस्तान से युद्ध करे। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश थरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो उनके पास एयरक्राफ्ट हैं वो J-10 है और J-17 है। ये चाइना के पास है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट है या बराबरी के एयरक्राफ्ट हैं। अब चाइना अब मैन्युफैक्चर कर रहा है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कॉल्ड J-20। हमारा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो AMCA डेवलप कर रहा है और उसकी प्रोडक्शन 2035 में होगी, 2028 में और 2035 में। तब तक चीन के पास 5th जनरेशन होगा और अब वो 6th जनरेशन डेवलप कर रहे हैं। मतलब कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो निश्चित रूप से किसी की जीत नहीं हो सकती थी, तो इनको लड़ाई कर भी नहीं सकते थे। ये बातें इनको सदन में रखनी चाहिए थी। उधर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान बचाओ आंदोलन चल रहा है। एक बार कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। पहलगाम पर पी चिदम्बरम ने क्लीन चिट दिया पाकिस्तान को, कहा कि कोई प्रमाण नहीं है, जबकि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान नंगा हो चुका है आतंकवाद को लेकर। अब उन्हीं की लाइन को रिटरेट कर रहे हैं प्रथम परिवार के सबसे खास रिटेनर मिस्टर मणिशंकर अय्यर, जो मुकुटमणि है प्रथम परिवार के। आतंकवाद की जननी ही पाकिस्तान है, चाहे वो अल-कायदा हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, जिनके कैंपों को ऑपरेशन सिंदूर में हमने ध्वस्त किया। पर दुख की बात यह है कि पाकिस्तान का करना है बचाव और सेना पर सवाल खड़े करना है। सेना का करो अपमान, पाकिस्तान को कहो भाईजान, उनका करो गुणगान। यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। इससे पहले भी कांग्रेस के तमाम नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा चुके हैं। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम तक सरकार को पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर घेर चुके हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पहलगाम हमला लश्कर तैयबा की तरफ से कराया गया था। मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिली थी और फंडिंग भी वहीं से हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।